जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। भारत में आर्य उपनिवेशों का स्वरूप। सबसे पहले समझते हैं भारत में आर्य उपनिवेशों का स्वरूप क्या था। तो यदि आपसे पूछे कि भारत में जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे याद रखिएगा। भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था ईरान से हुआ था। कहाँ से? ईरान से जो है भारत में प्रवेश किया था। तो आर्यों ने भारत में ईरान से प्रवेश किया था। तो ईरान से प्रवेश किया था, यह कैसे पता चलता है? कैसे पता चला कि ईरान से प्रवेश किया था? स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद में देखा जाए तो अनेक ईरानी नामों का उल्लेख मिलता है हमें। ऋग्वेद क्या है? आर्यों की जो है एक महत्वपूर्ण रचना ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में जो है अनेक ईरानी नामों का उल्लेख मिलता है, जिससे विदित होता है कि प्रारंभ में जो ईरानी आर्य और भारतीय आर्य, ईरानी आर्य और भारतीय आर्य जो है साथ साथ रहते थे। दोनों जो है क्या रहते थे? साथ साथ रहते थे। यह कैसे पता चलता है? तो ऋग्वेद में अनेक ईरानी नामों का जो उल्लेख मिलता है, इससे पता चलता है कि प्रारंभ में देखा जाए तो ईरानी आर्य और भारतीय आर्य साथ साथ रहते थे। एशिया माइनर में बोगज-कोई स्थान पर एक अभिलेख मिला है। एशिया माइनर में देखा जाए तो बोगज-कोई स्थान पर एक अभिलेख मिला है, पाया गया है, जिसकी तिथि कितना है? 1400 ईसा पूर्व है। और इस अभिलेख में जो है देवता श्रेणी के इंद्र और नासत्यों के साथ असुर श्रेणी के वरुण और मित्र का भी उल्लेख किया गया है। यानी यह जो अभिलेख है, बोगज-कोई अभिलेख, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एशिया माइनर से। कितना ईसा पूर्व है? तो 1400 ईसा पूर्व। इसका तिथि भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो बोगज-कोई अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व। इसमें जो है इस अभिलेख में देवता श्रेणी के इंद्र और नासत्यों के साथ साथ असुर श्रेणी के वरुण और मित्र का भी उल्लेख किया गया है। इससे विदित होता है कि इस समय आर्यों का एक समूह था। यानी इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो ईरान में आर्यों का एक समूह था। बाद में क्या होता है कि यही समूह यह दो भागों में बढ़ जाता है, यानी दो भागों में विभक्त हो जाता है। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो दो भागों में बाद में बढ़ जाता है। ये जो एक समूह था प्रारंभ में ईरान में, दो भागों में बढ़ जाता है। एक असुर धर्म का उपासक होता है, यानी असुर धर्म का, यानी कि वरुण और मित्र, और दूसरा होता है देव धर्म का उपासक, यानी इंद्र और नासत्यों। ये सब क्या है? देवता श्रेणी के थे, और ये वरुण और मित्र असुर श्रेणी के। तो बाद में क्या होता है कि दोनों आर्यों का यह समूह जो होता है दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। तो एक वर्ग असुर धर्म का उपासक और दूसरा वर्ग देव धर्म का उपासक था। इससे दोनों समूहों में क्या हो जाती है? परस्पर शत्रुता हो गई। संभवतः इस धार्मिक विवाद तथा कुछ अन्य कारणों से देव उपासक आर्य जो थे, देव उपासक आर्य ईरान छोड़कर भारत में अफगानिस्तान के मार्ग से प्रवेश किया। देखिए, दो समूह था, एक देव धर्म का उपासक, देव का उपासक, और एक असुर धर्म का उपासक, असुर का उपासक। तो भारत में जो है देव उपासक आर्यों ने क्या किया? ईरान छोड़कर अफगानिस्तान के मार्ग से प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि धार्मिक विवाद के कारण, कुछ अन्य कारणों से जो देव उपासक आर्य थे ये ईरान छोड़ करके भारत में आ जाते हैं, अफगानिस्तान के मार्ग से प्रवेश करते हैं।
भारत में आर्यों के आगमन की तिथि का अनुमान अनेक स्रोतों के आधार पर लगाया जाता है। यानी भारत में आर्य कब आए, यह तिथि जो है अनेक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ईरान, यहाँ पे है ईरान, यहाँ से जो अफगानिस्तान के रास्ते से जो है भारत में प्रवेश करता है और लोग इसी रास्ते से भारत में आते हैं। सभी विद्वान जो है क्या मानते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को जो है भारत की प्राचीनतम संस्कृति मानते हैं। यानी विद्वान वो मानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो बाद की सभ्यता है, हड़प्पा पहले है, उसके बाद वैदिक सभ्यता बाद में आती है। और उनका मानना है कि इस संस्कृति के बाद आर्य जो है भारत में आए और उनका हड़प्पा संस्कृति का विनाश में महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जो हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ आज का उनमें महत्वपूर्ण योगदान था। आते हैं और युद्ध करते हैं यहाँ के निवासियों से और उनका विनाश कर देते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के विनाश में भी इनका जो है योगदान रहा। तो हड़प्पा संस्कृति को जो है वैदिक संस्कृति से पहले मानते हैं। सभी विद्वान जो है हड़प्पा संस्कृति को वैदिक सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानते हैं। उनका मानना है कि इस संस्कृति के बाद जो है आर्य भारत में आए और उनका हड़प्पा संस्कृति के विनाश में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए हमने अभी तक क्या समझाए, आर्य जो थे वो भारत में ईरान से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। आज भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते से प्रवेश करते हैं। और ईरान में जो है यह कैसे पता चला कि ईरान से आए, तो देखा जाए तो ऋग्वेद में अनेक ईरानी नामों का उल्लेख मिलता है। कैसे पता चलता है, तो ऋग्वेद में अनेक ईरानी नामों का उल्लेख मिलता है, जिससे विदित होता है कि प्रारंभ में जो है ईरानी आर्य और भारतीय आर्य क्या थे, साथ साथ रहते थे। ईरानी आर्य और भारतीय आर्य जो है प्रारंभ में साथ साथ रहते थे। कहाँ? ईरान में। एशिया माइनर में भी देखा जाए बोगजकोई स्थान पर एक अभिलेख मिलता है। यह इस अभिलेख की तिथि क्या है, तो तिथि याद रखिएगा 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व है। इस अभिलेख में जो देवता श्रेणी और असुर श्रेणी का उल्लेख मिलता है। देवता श्रेणी यानी इंद्र और नासत्यों के साथ असुर श्रेणी वरुण और मित्र का भी उल्लेख किया गया है। इसी से पता चलता है, यानी इससे विदित होता है कि इस समय आर्यों का एक समूह था और यही जो है कालांतर में यानी बाद में जाकर के आर्यों का यह समूह दो वर्गों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दो वर्गों में विभक्त हो गया। तो विभक्त होने का कारण क्या था, तो एक वर्ग जो था असुर धर्म का उपासक था। एक वर्ग किसका उपासक था, तो असुर धर्म का, और दूसरा वर्ग जो था देव धर्म का उपासक था। इससे दोनों समूहों में परस्पर शत्रुता हो गई। संभवतः इस धार्मिक विवाद तथा कुछ अन्य कारणों से देव उपासक जो आर्य थे क्या करते हैं, ईरान छोड़ करके भारत आ जाते हैं। तो देव उपासक आर्यों ने ईरान छोड़कर भारत में अफगानिस्तान के मार्ग से प्रवेश किया। भारत में आर्यों के आगमन की तिथि का अनुमान जो है अनेक स्रोतों के आधार पर लगाया गया है। सभी विद्वान जो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति के पहले की है। यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है वैदिक संस्कृति आती है। वो मानते हैं विद्वान क्या मानते हैं कि इस संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है आर्य भारत में आए। तो आर्य लोग भारत में कब आते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति के बाद याद रखिएगा। और हड़प्पा संस्कृति के विनाश में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अब देख लेते हैं कि आर्य लोग जो थे भारत में कब आते हैं, इसका तिथि क्या है, आने की तिथि क्या है। आइए देखते हैं। भारत में आर्यों के आगमन की तिथि जो है, आगमन की तिथि क्या थी का निर्धारण हड़प्पा संस्कृति के विनाश तथा ऋग्वेद के रचना काल के आधार पर किया जा सकता है। देखिए, यानी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ, इसकी तिथि का निर्धारण किसके आधार पर कर सकते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति का विनाश कब हुआ और ऋग्वेद के रचना काल के आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि भारत में आर्य जो है कब आए। तो हड़प्पा संस्कृति का विनाश देखते हैं कब हुआ और ऋग्वेद की रचना काल के आधार पर जो इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो विद्वानों का मत क्या है, विद्वानों का मत है कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश कितना 2500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। विद्वान क्या मानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ 2500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ और ऋग्वेद की रचना 1000 ईसा पूर्व से जो है पहले पूर्ण हो चुकी थी, 1000 ईसा पूर्व से पहले पूर्ण हो चुकी थी। ऋग्वेद की रचना संभवतः उस समय ही आरंभ हो गई थी जब देव आर्य ईरान में निवास करते थे। यानी ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, जब उसी समय हो गई थी जब देव आर्य ईरान में निवास करते थे। अतः ऋग्वेद का रचना काल जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व था। ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व था। यही दीर्घ काल भारत में आर्यों के आगमन का था। तो भारत में आर्य लोग जो कब प्रवेश करते हैं, तो याद रखिएगा यही लंबा समय है, दीर्घ अवधि है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। इसी के बीच जो भारत आर्यों का आगमन होता है भारत में आर्य लोग जो आते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व। यही काल जो है ऋग्वेद की रचना का काल है और जो 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति का विनाश भी होता है। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है आर्य लोग भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या बताएं कि भारत में जो है आर्य लोग कब आए। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्यों का आगमन कब होता है, तो इसका निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो यह देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश कब हुआ और ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो हड़प्पा संस्कृति का विनाश को लेकर विभिन्न विद्वानों का मत क्या है। हड़प्पा संस्कृति का विनाश जो 2500 ईसा पूर्व लगभग मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ और ऋग्वेद की रचना देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से पहले पूर्ण हो चुकी थी, जब आर्य लोग ईरान में ही रहते थे। ऋग्वेद की रचना जो संभवतः उस समय ही आरंभ हो गई थी जब देव आर्य ईरान में निवास करते थे। अतः ऋग्वेद की रचना काल कब से कब तक है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व था। यही जो दीर्घ काल है, यही दीर्घ काल भारत में आर्यों के आगमन का था। तो यानी इसी समय जो है भारत में आर्य प्रवेश करते हैं, आते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आर्यों के आगमन का स्वरूप क्या था। देखिए ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। तो आर्य लोग विजेता के रूप में नहीं आए थे। भारत में आर्य लोग जो थे विजेता के रूप में नहीं आए थे, लेकिन भारत में आकर उन्हें यहाँ के निवासियों से युद्ध करना पड़ा। यानी आर्य जो थे विजेता के रूप में नहीं आए थे, भारत में आकर उन्हें यहाँ के जो निवासी लोग थे उनसे युद्ध करना पड़ा, जिसमें विजयी होने के बाद आर्यों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना की। यानी जब आर्य भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो रहते थे भारत में पहले से लोग, उनसे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद जब वो विजयी होते हैं तब जा कर के वो अपना
जो उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। डॉक्टर हार्नले का मत है कि भारत में आर्यों का आगमन 2 समूहों में हुआ। देखिए, ईरान से जो भारत में आर्य लोग प्रवेश करते हैं, कौन से समूह प्रवेश करता है? तो देव धर्म के जो उपासक होता है वो प्रवेश करते हैं, और उनमें से भी 2 समूहों में होता है प्रवेश। भारत में आर्यों का आगमन जो 2 समूहों में हुआ था, ये कौन मानते हैं? डॉक्टर हार्नले का मत है कि भारत में आर्यों का आगमन जो है 2 समूहों में हुआ था। पहला समूह जो पंजाब में बस जाता है, और दूसरा समूह याद रखिएगा मध्य देश यानी गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। तो पहला समूह पंजाब में बस गया था, और दूसरा समूह जो है चित्राल और गिलगित के मार्ग से भारत आया और मध्य देश में बस गया, जो गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। देखिए, इन दोनों समूहों की जो संस्कृति स्तर में बहुत अधिक अंतर था। एक समूह जो पंजाब में बसा था, और दूसरा समूह मध्य देश में जो बस गया था गंगा जमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। दोनों समूह के संस्कृति में भिन्नता थी, यानी अंतर था। मध्य देश के जो आर्य अपनी संस्कृति को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। जो मध्य देश में बसे थे आर्य, यानी गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र, मध्य देश के आर्य जो है अपनी संस्कृति को क्या मानते थे? श्रेष्ठ, यानी हम श्रेष्ठ हैं। और पंजाब के आर्यों की संस्कृति को क्या मानते थे? हे, यानी नीचे, हे मानते थे, नीच मानते थे। सरस्वती और दृश्यवती नदियों का महत्व जो है बढ़ गया, और इसे क्या कहा जाने लगा? ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषाओं की तुलनात्मक समीक्षा करके हार्नले के मत को स्वीकार किया है। यानी हार्नले जो मत दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं कि भारत में जो आर्यों का जो समूह आया था, 2 समूह में आया था। एक समूह जो है पंजाब में बस जाता है, और दूसरा समूह मध्य देश में बस जाता है। तो इनके मत को जो है स्वीकार किया गया है। देखिए, मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला समूह कहाँ बस गया था? पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब। दूसरा समूह जो है गंगा यमुना, यहाँ पे मध्य देश में बस जाता है। तो यहाँ के जो लोग थे, यानी यहाँ के जो आर्य थे, ये क्या मानते थे? अपने आप को, यानी अपनी संस्कृति को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और यहाँ के संस्कृति को क्या मानते थे? हे मानते थे। तो जो गंगा यमुना के क्षेत्र में बसे थे, यानी मध्य देश में जो आर्य थे, ये अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। और पंजाब में जो लोग आर्य थे, इनकी संस्कृति को क्या मानते थे? हे। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी जितना बार समझा देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आर्यों के आगमन का स्वरूप क्या बताएं? कि आर्य लोग जो थे विजेता के रूप में नहीं आए थे। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आर्य जो थे विजेता के रूप में नहीं आए थे भारत में। वो आए, भारत में प्रवेश करते हैं, और यहाँ जो पहले से रह रहे थे निवासी, यानी कि समझ लीजिए हड़प्पा सभ्यता के लोग से भी युद्ध करते हैं। तो यहाँ के निवासियों से युद्ध करते हैं, और विजयी होने के बाद आर्य लोग यहाँ क्या करते हैं? उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। यानी सबसे पहले वो प्रवेश करते हैं तो निवासियों से युद्ध करना पड़ता है, यहाँ के निवासियों से। यानी विजेता के रूप में नहीं आए थे वो, इस उद्देश्य से भी नहीं आए थे कि जीतने के लिए आ रहे हैं किसी क्षेत्र को। यहाँ आते हैं और यहाँ के जो निवासी थे उनसे युद्ध करना पड़ता है उनसे, और उसके बाद जब विजयी होते हैं तो विजय के बाद जो है आर्यों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना करते
हैं। डॉक्टर हार्नले जो है क्या मानते हैं? डॉक्टर हार्नले का मत है कि भारत में आर्यों का आगमन जो है 2 समूह में हुआ। कितने समूह में? 2 समूह में। एक समूह जो था पंजाब वाले इलाके में बस जाता है और दूसरा समूह मध्य देश में बस गया। कहाँ? मध्य देश में, जो गंगा जमुना दोआब तक विस्तृत था। इन दोनों समूहों की जो संस्कृति स्तर में बहुत अधिक अंतर था। मध्य देश के जो आर्य थे अपनी संस्कृति को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और पंजाब के जो आर्य थे अपनी संस्कृति को क्या मानते थे? पंजाब के आर्य की संस्कृति को हे मानते थे। यानी मध्य देश के आर्य जो थे अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और पंजाब के आर्यों की संस्कृति को क्या मानते थे? हे मानते थे। कौन? मध्य देश के आर्य अपने को मतलब बताते थे हम श्रेष्ठ हैं, और जो पंजाब वाले आर्य हैं उनको नीचे की दृष्टि से देखते थे, नीच की, यानी हे मानते थे, उनकी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते थे। सरस्वती और दृश्यवती नदियों का महत्व बाद में क्या होता है? बढ़ जाता है और इन्हें क्या कहा जाने लगता है? ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। डॉक्टर ग्रेसन ने भाषाओं की तुलनात्मक समीक्षा करते हैं और करके हार्नले के मत को स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अब जानते हैं आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, कि आर्य लोग जो है भौगोलिक ज्ञान के बारे में जानते हैं इनके। देखिए, भारत में आर्यों का आगमन उनके प्रारंभिक उपनिवेशों की स्थापना के क्रम को उनके भौगोलिक ज्ञान के आधार पर समझा जा सकता है। यानी भारत में आर्यों का आगमन तथा उनके प्रारंभिक उपनिवेशों की स्थापना के क्रम को समझना है तो सबसे पहले इसका आधार क्या है? भौगोलिक ज्ञान को के आधार पर समझ सकते हैं। यानी भौगोलिक ज्ञान के आधार पर समझा जा सकता है ये लोग कहाँ आगमन कब हुआ, कहाँ पे स्थापना किए, प्रारंभिक उपनिवेशों की कहाँ स्थापना किए, इनके क्रम को समझना है तो भौगोलिक ज्ञान को पहले समझिए, इसी के आधार पर समझ सकते हैं। तो आर्यों का जो भौगोलिक ज्ञान ऋग्वेद से ज्ञात होता है। आर्यों का भौगोलिक ज्ञान किससे ज्ञात होता है? ऋग्वेद से ज्ञात होता है। वे लोग हिमालय से परिचित थे, यानी हिमालय के बारे में वो जानते थे। आर्य लोग हिमालय से परिचित थे। उन्होंने ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख किया है। यह कैसे पता चलता है कि हिमालय से परिचित थे? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख किया है, जहाँ सोम जो है जड़ या बूटी की प्राप्ति होती थी। जहाँ से किसकी प्राप्ति होती थी? सोम की प्राप्ति होती थी। तो यानी कि याद रखना कि आर्य लोग जो थे हिमालय से परिचित थे। ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितने नदियों का? 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी स्तुति में सिंधु और सहायक नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की जो प्रसिद्ध नदी स्तुति है उसमें सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब उनकी जो सहायक नदियों का वर्णन किया गया है। गंगा नदी का जो वर्णन एक बार हुआ है ऋग्वेद में, और यमुना नदी का वर्णन केवल 3 बार। याद रखिएगा, यमुना नदी का वर्णन केवल 3 बार और गंगा नदी का वर्णन 1 बार ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में भी किसमें? तो नदी स्तुति, जो नदी स्तुति है इसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की मुख्य नदी क्या है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद की जो मुख्य नदी है सरस्वती है, जिसे क्या बोला गया? नदी तमा, जिसे बोला गया है नदी तमा। तो ऋग्वेद की मुख्य नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा कहा गया है। इस नदी के तट पर वैदिक यज्ञों का विकास हुआ था।
इस काल में आर्य जो थे गंगा यमुना की घाटी में नहीं बसे थे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे गंगा यमुना की घाटी में नहीं बसे थे, क्योंकि ऋग्वेद में इन नदियों के नामों का उल्लेख जो केवल आकस्मिक रूप से किया गया, आकस्मिक यानी जहाँ अचानक से किया गया है, बहुत कम बार वर्णन मिलता है गंगा यमुना के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में जो है आर्य लोग गंगा यमुना वाले इलाके में जो है घाटी में नहीं बसे थे। तो ऋग्वेद की मुख्य नदी क्या याद रखिएगा, सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा कहा गया है। इस नदी के तट पर वैदिक यज्ञों का जो विकास हुआ था। इस काल में आर्य जो थे गंगा यमुना की घाटी में नहीं बसे थे, क्योंकि ऋग्वेद में इन नदियों के नामों का जो उल्लेख केवल किस रूप में, आकस्मिक रूप में किया गया है। इसी प्रकार धान और व्याघ्र का उल्लेख जो ना होने से यह तथ्य ज्ञात होता है कि आर्यों को बंगाल का जो है ज्ञान नहीं था, यानी ये लोग बंगाल के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि इसमें जो उल्लेख नहीं किया गया है धान और व्याघ्र का उल्लेख ना होने के कारण क्या पता चलता है कि आर्य लोग बंगाल के बारे में नहीं जानते थे, यानी इनका ज्ञान नहीं था। आर्य केवल हिमालय से परिचित थे। किससे परिचित थे? केवल हिमालय से परिचित थे, लेकिन वे विंध्याचल या दक्षिणी भारत से परिचित नहीं थे। विंध्याचल से भी परिचित नहीं थे और दक्षिणी भारत से परिचित नहीं थे, केवल हिमालय से परिचित थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, यानी ये लोग जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत में जो आर्यों का आगमन तथा उनके प्रारंभिक उपनिवेशों की स्थापना के क्रम को समझना है तो क्या समझेंगे हम? सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान के आधार पर ही समझ सकते हैं। भौगोलिक ज्ञान के बारे में जानकर ही, यानी इसी के आधार पर जो है इनके आगमन के बारे में हम लोग जान सकते हैं और उनके प्रारंभिक उपनिवेश की स्थापना को जान सकते हैं। तो आर्यों का जो भौगोलिक ज्ञान ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि ये लोग हिमालय से परिचित थे, यानी हिमालय के बारे में जानते थे और उन्होंने ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मोजवंत का उल्लेख किया है। इसी से पता चलता है कि ये लोग जो थे हिमालय से परिचित थे। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी स्तुति जो है इसमें सिंधु और सहायक नदियों का वर्णन किया गया है। गंगा नदी का वर्णन जो है एक बार हुआ है और यमुना नदी का वर्णन केवल 3 बार। याद रखिएगा, गंगा नदी का वर्णन जो है इस नदी स्तुति में 1 बार और यमुना नदी का वर्णन केवल 3 बार किया गया है। ऋग्वेद की मुख्य नदी सरस्वती है, जिससे क्या बोला गया? नदी तमा कहा गया है। इस नदी के तट पर वैदिक यज्ञों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इस काल में जो है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना की घाटी में नहीं बसे थे। आज लोग जो थे गंगा यमुना की घाटी में नहीं बसे थे, क्योंकि ऋग्वेद में इन नदियों के नामों का उल्लेख जो है केवल आकस्मिक रूप से किया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो धान और व्याघ्र का उल्लेख ना होने से क्या पता चलता है कि आर्य लोग जो है बंगाल के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि आर्य लोगों को बंगाल का ज्ञान नहीं था। केवल हिमालय से जो है परिचित थे, लेकिन ये विंध्याचल या दक्षिणी भारत से परिचित नहीं थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जो है क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।